हेलो इनक्रेडिबल्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। काफ़ी दिनों बाद लेक्चर पोस्ट किया जा रहा है, बट ड्यू टू माय ऑफिस वर्कलोड आई कुड नॉट मेक इट सो अर्ली। पर अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर आपके लेक्चर आएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको थोड़ा स्टोरी फॉर्म में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है, इससे इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे होती है, इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे समझते जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ज़्यादा लेबर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्चुअली में मतलब होता है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज ला रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, पहले हम कपड़ा घर पे बुना करते थे, अब मशीन्स आती हैं कपड़े बनाने के लिए, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम बड़ी जल्दी टाइम पे हो जाता है। उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कैसे कैसे हिसाब चला एंशंट, पुराने टाइम में क्या होता था। पुराने टाइम में इंसान जब हंटिंग वगैरह करता था तो वो कुछ वेपन्स बनाता था। वो वुड के भी बनाता था और स्टोन के भी बनाता था। यानी उस टाइम भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक स्मॉल फेज में थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का यही मतलब है चीज़ों को डेवलप करना। फिर आया मेडिवल इंडस्ट्री। हमारे थोड़े काम करने के तरीके में परिवर्तन आया कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग बंदा नियुक्त कर दिया गया। ब्लैक स्मिथ या मोची वगैरह, या लोहे का काम करने वाला अलग, कारपेंटरी का काम करने वाला अलग, वेविंग का काम करने वाला अलग। तो हर बंदा जो किसी चीज़ में माहिर है वो अपना अपना काम करने लगा। ये आ गया मेडिवल। मेडिवल को 3 टुकड़ों में बांटा है। पहला आ गया फिडुअल सिस्टम। फिडुअल सिस्टम का क्या मतलब हो गया। फिडुअल सिस्टम के तहत मेन इंडस्ट्री थी एग्रीकल्चर। फ्यूडुअल सिस्टम का क्या मतलब है कि एक बंदा है, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसने आगे कई सारे लोगों को वर्कर्स रखे हुए हैं, कई सारे नौकर रखे हैं, वो उसकी उस प्लॉट पे काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उसको पैसा कमा के देते हैं। करेक्ट है। सेकंड, हमने क्या अप्रोच अपनाई, ये मेडिवल पीरियड की बात है। हमने एक गिल्ड सिस्टम लाया। गिल्ड सिस्टम का क्या मतलब है, हमने ट्रेड यूनियन या ट्रेड एसोसिएशंस बनाई। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को किसी चीज़ का व्यापार करना है तो मेरे को ट्रेडिंग एसोसिएशन से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उनको पूछना पड़ेगा, जी मैं आपके शहर में ये काम करना चाहता हूँ। तो ये आ गया ग्रिड सिस्टम। और थर्ड आ गया डोमेस्टिक सिस्टम। डोमेस्टिक सिस्टम का क्या मतलब हो गया, डोमेस्टिक सिस्टम का मतलब हो गया कि एक बंदा है जो शाहूकार है, जिसके पास सारा चीज़ों का कंट्रोल है। तो अब हम आते हैं, जो चीज़ हमें याद करनी है, ये वाला स्लाइड हमें याद करनी है। ब्रिटेन में सबसे पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडर्न फेज कब शुरू हुआ, 18th सेंचुरी से। तो ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अब हुआ क्या 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 ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले काम नहीं चलता था, काम चलता था पर उस हिसाब से नहीं, उस मॉडर्न अप्रोच से नहीं, या उस मॉडर्न टेक्निक से नहीं चलता था। काम चलता था, देसी नुस्खे अपनाए जाते थे, मशीन्स थी, इतनी डेवलप नहीं थी। तो उस फेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि जब मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के फेस को हम बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। लर्न नहीं करना, ये स्टोरी आगे बड़े अच्छे से मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा। 17th और 18th सेंचुरी में मर्चेंट्स, कुछ बड़े बड़े जो मर्चेंट्स थे, वो क्या करते थे, गांव में जाते थे, गांव में किसानों को पैसे वगैरह देते थे, उनको बोलते थे कि हमें अनाज उगा के दो ताकि हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, दूसरी कंट्रीज़ में बेच पाएँ। अब वो गांव वाले लोगों के पास ही क्यों जाते थे, क्योंकि शहर में बड़े बड़े ग्रुप थे, ट्रेड एसोसिएशन थी, वो उनको व्यापार नहीं करने देती थी। तो इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हुआ। आगे हम चलेंगे। अब कह रहा है वो जो मर्चेंट सामान, ये मर्चेंट जो सामान लेके आते थे, ये कहाँ जाके बेचते थे, ये बेचते थे लंदन में जाके। क्योंकि लंदन एक ऐसी जगह थी जहाँ वो चीज़ें जो गांव से लेके आते थे उनकी प्रॉपर फिनिशिंग करते थे। तो यानी लंदन एक मेन सेंटर था जहाँ पे जो मर्चेंट गांव वालों से सामान लेके आते थे, उनको अच्छे से चमका के उनकी फिनिशिंग करके फिर वो आगे उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे। तो आगे चलेंगे। अब फैक्ट्रीज़ का शुरुआत कैसे हुआ। जो शुरू वाली फैक्ट्रीज थी वो 1730 में आई थी। वो किस चीज़ की फैक्ट्रीज थी, कॉटन की। आगे ये जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं ये आपके काम की नहीं है। लास्ट लाइन, जैसे जैसे रेलवेज़ का एक्सपेंशन शुरू हुआ 1840 में,
तो वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेवलपमेंट शुरू हुई। फॉर एग्जांपल, मैं अपने देश में कोई सामान बना रहा हूँ, मैं किसी देश में बेच रहा हूँ, अब मेरे पास अच्छा सोर्स है कि रेलवे के थ्रू फटाफट सामान किसी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे शुरू हुई? मशीनों के आने से पहले भारत का व्यापार का क्या मेन चीज़ था? सिल्क और कॉटन का इंडिया व्यापार करता था, और वर्ल्ड में सबसे अच्छी सिल्क और सबसे अच्छा कॉटन इंडिया का होता था। एक स्पेशल कॉटन है जिसको हम बोलते हैं कोर्सर कॉटन। ये कई सारी कंट्रीज में प्रोड्यूस होता है, पर इंडिया का कोर्सर कॉटन सबसे बेस्ट वैरायटी का कोर्सर कॉटन होता है। आगे चलेंगे। अब इंडिया में कैसे व्यापार होता था? एक दोनों समुद्री रास्तों से। गुजरात में एक जगह है सूरत, वहाँ पे कुछ पोर्ट थे, और वेस्ट बंगाल में एक जगह है हुगली, वहाँ पे कुछ पोर्ट थे। तो अलग अलग देश के लोग इन समुद्री रास्तों से इंडिया में ट्रेड करते थे। और इंडिया में ट्रेड कैसे होता था? इंडिया के कुछ मर्चेंट्स और बैंकर्स, ये छोटे छोटे व्यापारियों के साथ इनके लिंक थे जो ये सामान बनाते थे, और दोनों में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। अब क्या हुआ? 1750 में जैसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आई, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने जो इंडिया में मर्चेंट बैंकर्स और मर्चेंट्स थे, कोशिश की कि इनका लिंक नॉर्मल व्यापारियों से टूट जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? कई सारी चीज़ें की। उन्होंने इंडिया पे कंट्रोल कर लिया और व्यापारियों को काम करना बंद कर दिया, उनके ऊपर कई रेस्ट्रिक्शन लगा दी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने ट्रेडर्स और पेड सर्वेंट कॉल्ड द गुमास्ता, उन्होंने क्या किया? जो पहले लोग ट्रेड करते थे, जो मर्चेंट्स थे, उनको हटा के एक नए बंदों को अपॉइंट किया, गुमास्ता, जो उनके अपने बंदे थे। और उन्होंने कहा जो नॉर्मल मजदूर लोग हैं इनको मार मार के इनसे काम करवाओ, हमें नहीं पता, हमें खाली काम से मतलब है। अब धीरे धीरे वक्त के साथ क्या हो गया? इंडिया का एक्सपोर्ट घट गया। एक्सपोर्ट क्यों घट गया? क्योंकि इंग्लैंड इंडिया पे राज कर रहा था, और इंग्लैंड अपने देश में जो कॉटन बनाता था वो कॉटन इंडिया में आके बेच रहा था, और वो कॉटन के कपड़े काफ़ी सस्ते होते थे क्योंकि वो मॉडर्न मशीनरी से बनाए होते थे। तो जिसकी वजह से इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। इंडिया के जो वेवर्स थे उनका कामकाज बड़ा कम हो गया। अब मॉडर्न इंडस्ट्री का क्या? ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में 1850 से 1860 में आई। पहला कॉटन और जूट की मिल्स यहाँ पे ओपन हुई। 1854 में पहली कॉटन की मिल बॉम्बे में सेटअप हुई। फिर उसके बाद पहली जूट की मिल 1855 में कोलकाता में रिशरा में स्टार्ट हुई। 1960 में एल्गिन मिल वॉज स्टार्टेड इन कानपुर। उसके बाद एक और कॉटन मिल अहमदाबाद में चलाई गई। 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ मद्रास। स्पिनिंग का क्या मतलब हो गया? कपड़े बुनना। और वीविंग का क्या मतलब हो गया? अच्छे से उनको शेप वगैरह देना। अब हमने क्या किया? हमने कहा कि हमारे देश का व्यापार खत्म हो रहा है, तो हमने एक मूवमेंट स्टार्ट की, स्वदेशी, मतलब हम अपने देश का ही कपड़ा पहनेंगे। तो ये हमने मूवमेंट शुरू की, और इसी मूवमेंट के साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को जो जूट के बैग चाहिए थे, जो कपड़े चाहिए थे, जूते चाहिए थे, टेंट चाहिए, जो ब्रिटिशर्स को जूते, बूट, हॉर्सेस के सैडल्स, ये सारे इंडियन लोगों को बोलने लगे कि जी तुम बनाओ। जिसकी वजह से धीरे धीरे इंडिया के जो ये इंडस्ट्रीज थी छोटी छोटी, इनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई। हालांकि ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं चाहा कि हमारी डेवलपमेंट हो, पर मजबूरी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको जब सामान की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हम इनसे बनवा लेते हैं, छोटे छोटे टेंट्स, बूट्स या हॉर्सेस, घोड़ों की सैडल्स वगैरह। इससे पर हमारी इकॉनमी में डेवलपमेंट होती गई, और ब्रिटिशर्स की इकॉनमी वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे वीक होती गई। अब इन दो वर्ल्ड वॉर से इंडिया की इकॉनमी को तो बूस्ट मिला। कैसे बूस्ट मिला? कुछ नई चीज़ें आई। इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन जो मद्रास में स्टार्ट किया गया 1832। पहली जो हमारी ट्रेन थी जिसका नाम था रेड हिल रेलवे, ये स्टार्ट की गई। उसके बाद कुछ और चीज़ों को, ट्रांसपोर्टेशन को हमारे काफ़ी मजबूत किया गया। हालांकि ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे, पर मजबूरी के कारण हमारा चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा था। पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से लेके ठाणे में स्टार्ट हुई थी 1853। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट की वजह से भारत की सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ धीरे 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 काफ़ी बढ़ती जा रही थी। तो एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि ब्रिटिशर्स की वजह से ही हमारी डेवलपमेंट हुई है। अगर ये चीज़ें, रेलवेज़ वगैरह और भी कई चीज़ें हमारे पास नहीं होती तो हम कभी डेवलप नहीं कर पाते।
एक एमसीक्यू है, पहला जूट मिल इन इंडिया किसने स्टार्ट करवाया, कहाँ पे स्टार्ट करवाया? कोलकाता में 1855 में, रिशरा के अंदर। ये हुगली रिवर के किनारे में है कोलकाता। इसको किसने बनाया? जॉर्ज एक्लैंड। अब जूट क्या चीज़ है वो आपको पता है, ये एक फाइबर है, गोल्डन रंग का होता है, इसका रंग गोल्ड की तरह होता है, ये सारी चीज़ें, ये सिंपल है। अब हम धीरे धीरे हमारी आज़ादी आने लगी। अब आज़ादी के बाद हमने सोचा हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे। हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए। 5 ईयर प्लान का क्या मतलब है? हम 5 साल कोई एक टारगेट लेंगे और उसी पे काम करेंगे और धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे। तो जब हम 5 ईयर प्लान बनाने की सोची तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएंगे। सबसे पहले 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत हम क्या करेंगे? मिक्स्ड इकॉनमी को ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। मिक्स्ड इकॉनमी मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों मिलके काम करते हैं। अब हमने क्या किया? इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए 1956 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रेजोल्यूशन लाया। उसके अंडर 3 तरह की इंडस्ट्री सेटअप की गई, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ये स्लाइड्स में सब कुछ मेंशन है, कौन सा किस कैटेगरी में है। गाइस डोंट वरी, सब कुछ याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही याद करने हैं। बाकी ये स्टोरी बेस पे सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन हो रही हैं। तो ये चीज़ हो क्या रहा है? ये हम डार्क फेज से ब्राइट फेज की तरफ आ रहे हैं। डार्क फेज मतलब जब हम गुलाम थे तब हमसे मजबूरी में काम करवाया जाता था। अब हम अपनी डेवलपमेंट खुद करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे। वो कैसे करेंगे वो आगे चीज़ों को मेंशन किया जा रहा है। तो हमने 5 ईयर प्लान में कैसे कैसे हमने चीज़ों को बनाया। सबसे पहले हमने प्लानिंग कमीशन बनाई। प्लानिंग कमीशन का क्या काम है? वो एक ऐसी बॉडी है जो हमारे लिए 5 ईयर प्लान बनाएगी कि किस 5 ईयर प्लान में हम क्या काम करेंगे। हमने कब 5 ईयर प्लान शुरू किए? 1951। कितने 5 ईयर प्लान हो चुके हैं? 2017 तक 12। अब हम 5 ईयर प्लान बंद कर चुके हैं। अब हमने क्या किया? एक 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट बनाया और एक ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का नया नाम है नीति आयोग। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1951 से 1956 तक चला। ये किस मॉडल पे बेस्ड है? पहले भी बताया, हैरोल्ड डोमर मॉडल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे मेन फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारी ग्रोथ कितनी थी? 3.6%, काफ़ी अच्छी थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारे आज के टॉपिक के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड 5 ईयर प्लान पे हमारा मेन फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 56 to 61। ये किस मॉडल पे बेस्ड है? पीसी महालबोनिस मॉडल, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स बोलते हैं इस बंदे को। इस 5 ईयर प्लान का मेन फोकस हमारा इंडस्ट्रीज पे था और इस 5 ईयर प्लान में हमारी ग्रोथ थी 4.1%। थर्ड 5 ईयर प्लान मैंने आपको ये अच्छे से समझाया, इसको हम गडगिल योजना बोलते हैं। इस प्लान के तहत हमारा क्या था कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और इस 5 ईयर प्लान में हमारी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आने की थी। पर चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्लान रहा हमारी 5 ईयर प्लान का। और इस 5 ईयर प्लान पे हमारा फोकस था कि कुछ फोकस हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रखेंगे और कुछ रखेंगे एग्रीकल्चर पे। 12th मतलब लास्ट 5 ईयर प्लान था हमारा। 12th नंबर के लिए मैंने पूरी स्लाइड बनाई है। लास्ट 5 ईयर प्लान 12th 2012 से 2017। उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान बंद कर दिए। अब हम कुछ और नई स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। और पहले मैंने तुम्हें बताया 5 ईयर प्लान बनाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर थी? प्लानिंग कमीशन। अब एक नई बॉडी बना दी गई, नाम रखा नीति आयोग। नीति आयोग बनी 2015 में। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग कब अनाउंस हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के चेयरमैन किसको बोलते हैं हम? जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसको हम नीति आयोग का क्या बोलते हैं? चेयरमैन। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। और करंट अफेयर से भी कुछ चीज़ें इसमें रिलेट होंगी। नए प्रेसिडेंट कौन है, नए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो करंट अफेयर से प्लीज़ आप देख लीजिए। अब रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है ऐसी कंट्रीज़ में जिनकी डेवलपमेंट बहुत कम हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा कि हमारे देश के लोगों का स्टेटस बढ़ेगा, सबके पास पैसा आने लगेगा, सबके को नौकरी मिलने लगेगी। मतलब कई सारी चीज़ों में हमारा स्कोप बहुत अच्छा हो जाएगा। अब वो कैसे कैसे होगा वो हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे डेवलपमेंट को फ़र्क पड़ता है। पहला, लोगों की नेशनल इनकम बढ़ेगी। नेशनल इनकम का क्या मतलब है? अगर हमारे देश की इनकम 100 करोड़ है आज, 1 साल के बाद 120 करोड़ हो जाए, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, यानी देश की इनकम। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से देश की इनकम बढ़ती है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बढ़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल पहले हम ढाबे में खाना खाने जाते थे, अब हम होटल में खाना खाने जाएंगे। इट इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कई रिस्पेक्ट में तुम देख सकते हो, पहले मेरे पास साइकिल था, अब स्कूटर आ गया, फिर मोटरसाइकिल आ गया, सो एंड सो। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी कि हमारे देश को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमारे देश को पैसों की ज़रूरत है, तो भीख नहीं मांगनी पड़े किसी देश के आगे। जैसे कोरोना आ गया तो अपना देश खुद को संभाल पाए खुद ही। फोर्थ वाला, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट करने के लिए जब हम किसी देश के साथ कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमें क्या देता है? वहाँ की करेंसी। तो फॉरेन करेंसी का भंडार होना चाहिए हमेशा। फिफ्थ, स्टिमुलेटेड प्रोग्रेस इन अदर सेक्टर। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब अच्छे अच्छे कपड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो गेम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अच्छे अच्छे फ़ोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ रही है, किसी के पास अच्छा फ़ोन आया, उसके बाद किसी को एक अच्छा लेवल का खाना मिल रहा है ऑनलाइन ऐप से, मतलब लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। एक सेक्टर से सारे सेक्टर को डेवलपमेंट मिल रहा है और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हर बंदे को अगर नौकरी मिले तो कोई उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, कोई मिलिटेंसी की तरफ नहीं जाएगा, कोई हथियार नहीं उठाएगा। तो इससे हर देश को बल मिलता है। जो भी लोग देश में काम करेंगे उनका मेन फोकस रहेगा कि हमें अपनी देश की डेवलपमेंट के लिए काम करना है, देश को डेवलप बनाना है। क्योंकि जब सबके पास नौकरी है, सब अपना खर्चा, अपना डेवलपमेंट अपने हिसाब से करेंगे। अब आता है हमारे देश की मेन इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं। पहला, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। भारत की पहली स्टील इंडस्ट्री कुल्टी में खुली थी, वेस्ट बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील प्लांट। सबसे बड़ा लार्ज स्केल स्टील प्लांट कहाँ पे? टिस्को, जो जमशेदपुर में है, 1907 में। उसके बाद बुरनपुर में 1919 में। ये दोनों प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी। पहली पब्लिक यूनिट, पहली सरकारी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क, जो भंडारवटी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जूट इंडस्ट्री में भी हमारा काफ़ी रोल है। जूट इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करती है। इट्स मॉडर्नाइज्ड यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड एट रिशरा इन वेस्ट बंगाल, 1855। जूट इंडस्ट्री से हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का रैंक 1 है रॉ जूट में, और जूटेड गुड्स प्रोडक्शन में रैंक नंबर 2। कॉटन में हमारा काफ़ी रोल है, सबसे पुरानी इंडस्ट्री रही है हमारी, तो इसलिए, और ये हमारी जीडीपी का 4% कंट्रीब्यूट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन मॉडर्नाइज्ड कॉटन क्लॉथ मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1818 एट फ्लॉट ग्लेटर नियर कोलकाता, बट दिस मिल वाज नॉट सक्सेसफुल। सेकेंड मिल, मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954 एट बॉम्बे। ये इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे। शुगर इंडस्ट्री में भी इंडिया का काफ़ी रोल रहा है। शुगर इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन। भारत के हिसाब से इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड में शुगर का, और शुगर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और शुगर फैक्ट्रीज, शुगर की फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? वो भी महाराष्ट्र में। जो शुगर बनाती हैं उन कंपनियों को, गन्ने से शुगर तक का सफ़र, वो भी महाराष्ट्र में है, काफ़ी सारी कंपनी। आगे चलेंगे। पेपर इंडस्ट्री में भी भारत का काफ़ी रोल है। पहली पेपर इंडस्ट्री 1812 में खुली वेस्ट बंगाल में, और पेपर इंडस्ट्री में इंडिया का रैंक टॉप 15 वर्ल्ड में, सबसे बड़े देशों में इंडिया का रैंक गिना जाता है। तो इंडिया ने काफ़ी सेक्टर में लीडरशिप प्राप्त किया, क्योंकि इतनी सारी जनता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ में मतलब मास्टर है। तो हमारे देश को इतना ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ का जो बंदा है वो काफ़ी स्किल्ड है। सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री भी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, चाइना के बाद। इंडिया का 16% सिल्क वर्ल्ड में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। इंडिया में कई सारी वैरायटीज़ हैं सिल्क की, जैसे कि मलबरी, ट्रॉपिकल तसार, ओक तसार, ईरी, मोगा। तो इंडिया का सिल्क का इंडस्ट्री काफ़ी पावरफुल है और सबसे पुराना इंडस्ट्रीज़ में से एक है, इसलिए हम इस चीज़ में काफ़ी माहिर हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पहला पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कहाँ पे डक किया गया? कौन कौन इसको, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ों को सबसे पहले, जिसने ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, मतलब ज़मीन से कैसे पेट्रोलियम निकालेंगे, नेचुरल गैस निकालेंगे, इन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड है, और काफ़ी बहुत बड़ा सेक्टर है ये इंडिया के लिए। आगे चलेंगे, कुछ एमसीक्यू है। आईडीबीआई बैंक कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ? 1961। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एक बैंक एस्टेब्लिश किया था। अब इसका मालिक कौन है? एलआईसी के पास काफ़ी % इसका स्टेक है। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब एस्टेब्लिश हुई? 1948। इसका काम क्या है कि फाइनेंस करना
या प्रमोट करना कई सारी चीज़ों को, कई सारी इंडस्ट्रीज़ को ये फाइनेंस करता है, जिसके पास पैसा नहीं है इससे जाके आप पैसा ले सकते हैं उधार पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सिडबी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। कब ओपन हुई? 1989। ये स्मॉल इंडस्ट्री, जिसने छोटा मोटा काम करना है, पैसा नहीं है, तो ये उसको उधार पे पैसा देती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग हो, पर बहुत यूज़फुल है आगे के लिए। जो चीज़ें याद करने वाली इंपॉर्टेंट लग रही हैं वही याद करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।